जनभाषा हिंदी इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जिस रचनाकार की कहानी को आज हमने पढ़ने के लिए चुना है, उस रचनाकार का एक कथन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं स्वांतः लिखता। कोई भी कवि केवल मात्र स्वांतः सुखाय लिखता है या लिख सकता है, यह स्वीकार करने में मैंने अपने को सदा असमर्थ पाया है। इसीलिए अभिव्यक्ति के एक ग्राहक या पाठक या श्रोता मैं अनिवार्य मानता हूं, और इसके परिणाम स्वरूप जो दायित्व लेखक या कवि या कलाकार पर आता है, उससे कोई निस्तार मुझे नहीं दिखा। हिंदी साहित्य के आलोचक, अज्ञे के पाठक इस कथन से समझ गए होंगे कि यह कथन सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे का है। उन अज्ञे का है जो विशुद्ध साहित्यकार नहीं है। यूं तो कोई भी साहित्यकार विशुद्ध साहित्यकार नहीं होता। जैसे कि बालकृष्ण भट्ट ने कहा, साहित्य जनसमूह के हृदय की अभिव्यक्ति होता है। द्विवेदी जी ने कहा, ज्ञान राशि का संचित कोश होता है। दिनकर ने कहा कि जिस समाज में कवि पैदा नहीं होता, वह समाज अंधा और बहरा होता है। लगभग इन्हीं आशय को अज्ञे की अभी पढ़ी गई पंक्तियां दोहराती हैं, कहती हैं कि साहित्य स्वांतः सुखाय नहीं होता। ये सारी बातें इसलिए कि अज्ञे केवल कवि, कथाकार, पत्रकार ही नहीं है, बल्कि भारतीय आजादी के संघर्ष में एक बढ़ चढ़कर क्रांतिकारी के रूप में भाग लेते हैं। तो एक क्रांतिकारी के संबंध में हिंदी आलोचना उनकी कविता के किसी खास पहलू को संदर्भ से काटकर जब अज्ञे को व्यक्तिवादी कहती है, तो ये सब बातें कहना जरूरी होता है। मित्रों, 1911 में देवरिया, उत्तर प्रदेश में अज्ञे का जन्म हुआ और 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। एक कहानी जो आज हमने पाठ के लिए चुनी है, उस कहानी का नाम है खितीन बाबू। अज्ञे का कहानीकार रूप कम चर्चित हुआ है और खितीन बाबू कहानी आलोचना ने पाठकों के सामने नहीं रखी है। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि अज्ञे सामान्य मनुष्य के जीवन में जो अकेलापन, जो निराशा, जो टूटन परिस्थिति जन्य होती है, उस समय मनुष्य को मनुष्य का सहारा चाहिए, विचार की प्रेरणा चाहिए, एक संकल्प शक्ति चाहिए, अपना दीपक आप बनने का भाव चाहिए। अपदीपो भव। तो इन्हीं तरह की स्थितियों को इस कहानी में हमारे सामने रखा गया है। आइए सुनते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की एक कहानी जो 1957 में लिखी गई। कहानी का नाम है खितीन बाबू। वो चेहरे, कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियां संग्रह करता आया है, उसके लिए यह बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को
अलग निकाल कर कह दे कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता, क्योंकि जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वह उसे भूल ही नहीं सकता। फिर वह चेहरा मनुष्य का न होकर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों न हो। यूरोपीय का हर हिंदुस्तानी चेहरा एक जान पड़ता है। हिंदुस्तानी को हर फिरंगी का चेहरा एक, मानव को सब पशु एक से दिखते हैं, वह भी एक तरह का देखना ही है। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है, वह जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और हर चेहरा स्मरणीय। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हों। मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, तो अनेक चेहरे सामने आकर उल्हाना देते हैं। क्या हम नहीं? क्या हमें तुम भूल गए हो? उनमें पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, इतर प्राणियों में घोड़े हैं, कुत्ते हैं, तोते हैं, एक गिलहरी है जो मैंने पाली थी और मेरी जेब में रहती थी। एक मुनाल है जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मीलों दौड़ा था। एक कुत्ता है जो मेरी बीमारी में मेरे सिरहाने बैठकर आंसू गिराता था। एक टूटी चोंच और कटे पंख वाला कौवा है जो मुल्तान जेल में मेरा दोस्त बना था और परकटे नाम से पुकारने पर आधा उड़ता और चमकता हुआ आकर हाजिर हो जाता था। कहां तक गिनाया जाए? पेड़ पौधे के हम चेहरे नहीं मानते, नहीं तो शायद वे भी सामने आ खड़े होते। कालिदास ने शकुंतला के जाने पर रोती हुई वनस्पतियों का वर्णन किया है। अपसृता तंडुपत्रा मुंचति अश्रु इव लता। मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, लेकिन चेहरों का मेरे पास यथेष्ट संग्रह है। सभी अद्वितीय, सभी स्मरणीय। अगर एक चुनता हूं तो किसी असाधारणत्व के लिए नहीं, चुनता हूं एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा, क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूं। असाधारण ही स्मरणीय नहीं है। हर गुदड़ी में लाल है, जरा उसे लौटकर झांकने का कष्ट तो करो। वो चेहरे, हाँ, वह एक चेहरा, खितीन बाबू का चेहरा, न सुंदर था, न असाधारण, न वह बड़े आदमी ही थे। साधारण पढ़े लिखे, साधारण क्लर्क। मैंने पहले पहल उन्हें देखा तो कोई देखने की बात उनमें नहीं थी। इतना ही कि औरों से कुछ कम उनके पास देखने के लायक था। चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी, एक बाह भी नहीं थी। कोट की आस्तीन पिर लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। काने का अपशकुन तो मानते हैं, अति चतुर भी मानते हैं, पर खितीन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन और ऋजुता थी। इसीलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आंख बचपन में चेचक के कारण
जाती रही थी। बांह पेड़ से गिरने पर टूट गई थी और कटवा देनी पड़ी। उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे। मेरी उनसे भेंट अचानक एक मित्र के घर हो गई थी। मैं दौरे पर जाने वाला था, इसलिए दोस्तों से मिल रहा था। 2-3 महीने घूम घाम कर फिर आया, लेकिन खितीन बाबू के दर्शन कोई 6 महीने बाद उन्हीं मित्र के यहां हुए। अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। रेलगाड़ी दुर्घटना में टांग कट जाने से वे अस्पताल में पड़े रहे थे। वहां से बैसाखियों का उपयोग सीखकर बाहर निकले थे। उनके लिए घटना पुरानी हो गई थी, मेरे लिए एक नई सूचना थी। मैं सहानुभूति प्रकट करना चाहता था, पर झिझक भी रहा था, क्योंकि किसी की असमर्थता की ओर इशारा भी उसे असमंजस में डाल देता है। उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाकर पुकारा, आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। उनसे हाथ मिलाते हुए समझ में आया कि एक अवयव के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगनी हो जाती है। वैसे जोर की पकड़ जीवन में एक आध बार किसी हाथ से पाई होगी। मैं बैठ ही रहा था कि वे बोले, देखा आपने, कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। मैंने टॉन्सिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं मालूम हुई। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया, केवल उसका दर्द गया। भगवान औघड़ दानी है। सब कुछ फालतू देते हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें, अब जीभ तो एक है। आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कमी मालूम हुई है? मैं अवाक उन्हें देखता रहा। उनकी हंसी सच्ची हंसी थी और उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था, उसमें कहीं अधूरेपन की पंगुता छाई नहीं थी। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी भी मुझे बताई थी। यह ठीक याद नहीं कि वह इसी दूसरी भेंट में या किसी बार, लेकिन थ्योरी मुझे याद है। उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा। वैसे शायद बताई होगी उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके, 2-3 किस्तों में। तीसरी बार मैंने देखा वे दूसरी बाह भी खो चुके थे। मालूम हुआ कि रिक्शे से उतरते समय गिर गए थे। कोहनी टूट गई थी। फिर घाव दूषित हो गया, जिससे कोहनी से कुछ ऊपर से बाह काट दी गई। इस बार भी भेंट तो उन्हीं मित्र के यहां हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में। मित्र पत्नी भोजन बना रही थीं और खितीन बाबू एक मोड़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कौन व्यंजन कैसे बनेगा। वे खाने के शौकीन तो थे ही, खिलाने का शौक उन्हें और भी अधिक था और पाक विद्या के आचार्य थे। मेरे मित्र ने उनकी दावत की थी। दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं गया था, लेकिन था यही कि खितिंदा बच गए और अस्पताल से लौट आए, क्योंकि इस बार कई दिन तक उनकी स्थिति संकटापन्न रही थी। खितिंदा भी
इस बात को समझ गए थे। तभी उन्होंने कहा था, दावत रही और तुम्हारे यहां ही रहे, पर दूंगा मैं, और सब कुछ मैं ही बनाऊंगा। खुलासा यह किया था कि वे रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपनी देखरेख में बनाएंगी गृहपत्नी, मगर विधान खितीन बाबू का होगा। मित्र ने यह बात सहर्ष मान ली थी। खितीन बाबू का उत्साह इतना था कि वही सबके लिए सहारा बन जाता था। मैं एक मूढ़ा लेकर उनके पास बैठ गया। निमंत्रण मुझे भी बाहर ही मिल चुका था। मैंने गृहपत्नी से पूछा, क्या बना रही हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या बना रही हूं, बना तो खितिंदा रहे हैं। इस पर खितिंदा बोले, हां, मेरा छुआ हुआ आप खा तो लेंगे ना? और ठहाका मारकर हंस दिए। उनका छुआ हुआ आप तो लेंगे ना? और ठहाका मारकर हंस दिए। उनका छुआ हुआ जिनके दोनों हाथ नदारद फिर बोले, आपने भोजन विलासी और शैया विलासी की कहानी सुनी है? मैंने नहीं सुनी थी। वे सुनाने लगे। एक राजा के पास दो व्यक्ति नौकरी की तलाश में आए। पूछने पर एक ने कहा, मैं भोजन विलासी हूं। यानी राजा जो भोजन करेंगे उससे पहले चखकर वह बताएगा कि भोजन राजा के योग्य है या नहीं। जांच के लिए उसी दिन का भोजन लाया गया। थाली पास आते न आते भोजन विलासी ने नाक बंद करते हुए चिल्लाकर कहा, ले जाओ, इसमें मुर्दे की बू आती है। बहुत खोज करने पर मालूम हुआ, जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल आए थे उसके किनारे के पेड़ से एक मरा हुआ पक्षी टंगा था। भोजन विलासी को नौकरी मिल गई। शैया विलासी ने बताया, वह राजा के बिछौने की परीक्षा करेगा। उसे शयन कक्ष में ले जाया गया। मखमली गद्दे पर जरा बैठा था कि कमर पकड़कर चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अरे रे, मेरी तो पीठ में बल पड़ गया। क्या बिछाया है किसी ने? सबसे देखा, कहीं कोई सलवट तक नहीं। सब गद्दे वद्दे उठाकर झाड़े गए। कहीं कुछ न था जो विलासी की कमर में चुभ सकता। पर हां, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था। इस प्रकार शैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। कहानी सुनाकर खितीन बाबू बोले, वह भी क्या जमाने थे। मित्र पत्नी ने कहा, आप उन दिनों होते तो क्या बात होती। खितिंदा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं होता तो राजा को दो नौकर थोड़े ही रखने पड़ते। मित्र पत्नी ने मेरी ओर उन्मुख होकर कहा, खितीन बाबू गाते भी सुंदर है। खितिंदा फिर हंसे, बोले, हां हां, संगीत विलासों की नौकरी भी मैं ही कर लेता न। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। हम 8-10 आदमियों ने खाया। मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, फिर भी उस भोजन की याद अभी बनी है। तब लगातार 2-4 दिन उनसे भेंट होती रही। उसके बाद मैंने खितीन बाबू को एक बार और देखा, एक लंबी अवधि के बाद। और अब की बार उनकी दूसरी टांग भी मूल से गायब थी। दोनों हाथ नहीं, दोनों टांगे नहीं, एक आंख नहीं, टॉन्सिल, अपेंडिक्स वगैरह तो जैसे वे स्वयं कहते, रूंगे में
चढ़ा दी जा सकती है। केवल एक स्थान बैठक में गद्देदार मूढ़े पर बैठा था। घर तक वे एक विशेष पहिएदार कुर्सी में लाए गए थे, लेकिन वह कुर्सी कमरे में ले जाने में उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि वह अपाहिजों की कुर्सी है। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर ला बिठाया गया था और यहाँ वे बिल्कुल सहज भाव से बैठे थे, मानो किसी स्वप्न प्रविष्ट चतुर मूर्तिकार ने पत्थर से मस्तक और कंधे तो पूरे गढ़ दिए हों, बाकी स्तंभ अछूता छोड़ दिया हो। मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया। वे कुछ बातें कर रहे थे। उन्हें देखते हुए मुझे बचपन में आत्मा के संबंध में की गई अपनी बहसें याद आ गईं। आत्मा है तो शरीर में व्याप्त है या किसी एक अंग में ही रहती है? अगर सारे शरीर में तो कोई अंग कट जाने पर क्या होता है? अपनी थ्योरी याद आ गई, जिसमें इस पहेली को हल कर दिया गया था। जब कोई अंग कटता है तो उसमें से आत्मा सिमट कर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती। यह थ्योरी कहां तक मान्य है, इस बहस में तो वैज्ञानिक पढ़े, पर उनको देखते हुए उनके बारे में जरूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती थी। उनकी आत्मा न केवल पंगु नहीं थी, वरन शरीर के अवयव जितने कम होते जाते थे, उसमें आत्मा की कांति मानो बढ़ती जाती थी। मानो व्यर्थ से सिमट सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में और घनी पुंजित होती जाती, सारे शरीर में भी नहीं, एक अकेली आंख में। प्रेतात्माओं से भरे हुए विशाल शून्य में निष्कंप दीपते हुए एक आकाशदीप के समान। तभी खितीन बाबू ने मुझे देखा। छूटते ही बोले छिलाम बेचे थाकते वेशी किछु लागे न। मैंने कहा था, बच रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और हंस दिए। इसके बाद मैंने फिर खितीन बाबू को नहीं देखा। कहानी की पूर्णता के लिए एक बार और देखना चाहिए था, पर मैं कहानी नहीं सुन रहा, सच्ची बात सुना रहा हूं, तो मैंने उन्हें फिर नहीं देखा। लेकिन सुनने वाले की कमी में कहानी नहीं रुकती। देखने वाला न होने से जीवन नाटक बंद नहीं हो जाता। मैंने भी सुनकर ही जाना। खितीन बाबू की कहानी अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचकर ही पूरी हुई। टहलने ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई थी। वे नीचे आ गए। गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। बाह का जो ठूंठ बचा हुआ था, उसे भी चूर करता हुआ वे अस्पताल ले गए। बाह अलग की गई, कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा और उन्होंने पूछा, कंधा है या नहीं? फिर कहा, जाना गेलो एटा छाड़ाऊ चले, जाना गेलो एटा छाड़ाऊ चले। मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है। लेकिन अब की बार वह चलना अधिक देर तक नहीं हुआ। अस्पताल में वे नहीं निकले। शरीर में विष फैल गया था।
और भोर में अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई। खितीन बाबू एक साधारण क्लर्क, साधारण दुर्घटना, मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सचमुच अभी मैं उन्हें देख सकता हूं? कभी लगता है कि जिसे देखता हूं वह केवल अंगहीन ही नहीं है, मानो अशरीरी है। केवल एक दीप्त अंगों से क्या, अवयवों से क्या। जाना गेलो एटा छाड़ाऊ चले, जाना गेलो एटा छाड़ाऊ चले। इस सब के बिना काम चल सकता है। केवल दीप्ति, केवल संकल्प शक्ति। रोटी, कपड़ा, आसरा, हम चिल्लाते हैं, ये सब जरूरी है। निसंदेह जीवन के एक स्तर पर ये सब निहायत जरूरी है। लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा यह नहीं है, वह है केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प। अज्ञे को प्रणाम करते हुए खितीन बाबू के इस संकल्प को आप और हम अपनी वेदना और दुख के क्षणों में बचाकर रख सकें, यही साहित्यिक पाठक होने का सबसे बड़ा ऋण अदायगी होगी। आप सभी ने इस कहानी को सुना, मैं इसके लिए आप सभी का आभारी हूं। और इस कहानी का पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए दूंगा। सादर नमन।